अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले ज्यादातर लोग सिर्फ बाबा बर्फानी के दर्शन की बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पहलगाम से गुफा तक का रास्ता अपने आप में एक परीक्षा है। एक ऐसा रास्ता जहां हर पड़ाव की अपनी कहानी है। कहीं खड़ी चढ़ाई, कहीं बर्फ से ढके पहाड़, कहीं ऑक्सीजन की कमी और कहीं ऐसे नजारे जिन्हें देखकर सारी थकान गायब हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, पहलगाम से निकलने के बाद पहला पड़ाव कौन सा आता है? शेषनाग तक पहुंचने में कितना समय लगता है? पंचतरणी में रुकने की क्या व्यवस्था है? और आखिर वो कौन सी जगह है जहां पहुंचकर पहली बार बाबा बर्फानी की गुफा दिखाई देती है? आज हम आपको पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक की पूरी यात्रा करवाएंगे, एक एक पड़ाव, दूरी, समय, रुकने की व्यवस्थाएं, लंगर और जरूरी जानकारी के साथ। अगर आप भी 2026 में बाबा बर्फानी की यात्रा पे जाने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ज्यादातर यात्रा के दौरान सबसे बड़ी गलती कहां पर कर देते हैं, जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए आज हमारे साथ सफर करिए पहलगाम से बाबा बर्फानी की यात्रा का। जो भक्त लोग पहलगाम से बाबा बर्फानी की यात्रा करते हैं, उनकी यात्रा की शुरुआत होती है पहलगाम से। पहलगाम में वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। बहुत से लोग बेस कैंप में रुकते हैं, जो कैनवाई में आते हैं, जत्थे में आते हैं, और जो लोग प्राइवेट कार करके आते हैं पहलगाम में रूम लेके रुकते हैं। लेकिन सभी को जाना आगे चंदनवाड़ी ही होता है, और पहलगाम से चंदनवाड़ी की दूरी लगभग 16 किलोमीटर के आसपास है। और इसके लिए आपको वहां से प्राइवेट टैक्सी मिल जाती है, जिसमें आपको 150 रुपए से लेकर 200 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा, और आप 1 घंटे में पहुंच जाते हैं चंदनवाड़ी। और पहलगाम से चंदनवाड़ी का रास्ता भी बहुत ज्यादा सुंदर है, और चंदनवाड़ी से ही शुरू होती है पैदल यात्रा की शुरुआत। ये है चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी में आपका जो RFID कार्ड बनता है उसकी यहाँ पे होती है चेकिंग होने के बाद आपका कार्ड स्कैन होगा, और स्कैन होने के बाद आप निकल जाएंगे गेट से आगे। चंदनवाड़ी चेक पोस्ट क्रॉस करते ही आप पहुंचेंगे थोड़ा सा आगे, और आपको यहाँ पे बहुत सारे लंगर देखने को मिल जाते हैं। आप जब नुनवान बेस कैंप पहलगाम से चलते हैं बिना नाश्ते भूखे प्यासे, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे हल्का फुल्का नाश्ता कर लेना है। यहाँ पे बहुत सारे लंगर आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको कहीं भी किसी भी और यात्रा में नहीं देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करिए और फिर यहाँ से अपनी यात्रा आगे के लिए शुरू कर सकते हैं। और यहीं से आगे आपको घोड़े खच्चर भी मिल जाएंगे, अगर आप घोड़े खच्चर से जाना चाहेंगे। और अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी पैदल यात्रा की भी शुरुआत कर सकते हैं। ये है यहाँ पे घोड़ा खच्चर के लिए प्रीपेड काउंटर। अगर आप घोड़े खच्चर से जाना चाहते फिर आपको यहीं से अपने लिए टोकन लेना है, और अपना जो घोड़े वाला है उसका जो लाइसेंस होता है उसको अपने गले में पहन लेना है, ताकि आप कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। ये किसी प्रकार की बदतमीजी करे तो आप उसको ले जाके कहीं भी कंप्लेन कर सकते हैं। पूरे रास्ते में आपको कई जगह कंप्लेन करने के लिए काउंटर देखने को मिल जाएंगे, ट्रस्ट के द्वारा जो बनाए जाते हैं। और जो आर्मी वाले होते हैं आप उनसे भी इनकी बदतमीजी के बारे में बता सकते हैं, और ये आपसे अनातना पैसे भी नहीं ले सकते अगर आप यहाँ काउंटर से अपने लिए टिकट लेते हैं तो। अभी आप जो ये देख रहे हैं ये पूरा पंचतरणी बेस कैंप। यहाँ पे रुकने की व्यवस्थाएं होती हैं, यहाँ पे बड़े बड़े स्टोर रूम बनाए जाते हैं, मेडिकल की पूरी यहाँ पे सुविधाएं होती हैं। लेकिन जितने लंगर ऊपर लगाए जाते हैं उनके स्टोर रूम होते हैं, यहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं होती हैं। जैसे ऊपर कोई लंगर लगा तो सारा सामान स्टॉक यहाँ पे रहता है और रोज के रोज ऊपर पहुंचता रहता है। इसीलिए यहाँ पे एक छोटा सा बेस कैंप बनाया जाता है, बेसिकली मेन लंगर वालों के लिए। लंगर वालों की सारी सुविधाएं जो है, जितने भी लोग आते हैं उनको यहीं पे दी जाती है। रुकने की व्यवस्थाएं, उनका स्टोर रूम बनाना है, जो भी सारी चीजें यहीं पे मिल जाती हैं। लास्ट ईयर हमको भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक लंगर में जाके हमको नाइट स्टे करने का मौका मिला, देखने को समझने को मौका मिला कि कैसे आखिर लंगर की सुविधाएं भक्तों को दी जाती, जो कि बहुत कठिन होता है इतनी ऊंचाई पे भक्तों को ये सारी चीजें मुहैया कराना। और इससे एक फायदा अपना ये भी हुआ कि सुबह सुबह 4 बजे ही हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी चंदनवाड़ी से पवित्र गुफा के लिए। तो अभी हम लोग की यात्रा में शुरुआत हो चुकी है, और अभी सुबह के बज रहे हैं 4:50। चंदनवाड़ी से बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है। अब तक का रास्ता आसान था, लेकिन आगे जो आने वाला था उसे अमरनाथ यात्रा की पहली असली परीक्षा कहा जाता है। चंदनवाड़ी से पिस्सू टॉप, जिसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है। सामान्य यात्री को यहाँ पर पहुंचने में 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। हालांकि यह दूरी सुनने में आपको कम लग रही होगी क्योंकि 3 किलोमीटर है, लेकिन रास्ता लगातार चढ़ाई वाला है, इसीलिए यह यात्रा सबको थकाने वाला
हो जाता है और सभी लोग यहाँ पे आपको रुक कर विश्राम करते हुए देखने को मिल जाएंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, पहलगाम की हरियाली पीछे छूटने लगती है और सामने दिखाई देने लगते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़। रास्ते में जगह जगह विश्राम स्थल मिलेंगे, लंगर की व्यवस्था मिल जाती, पानी की व्यवस्था मिल जाती। तो भाई अभी मैंने ले ली है कोल्ड ड्रिंक 30 रुपए की। तो रास्ते में आपको ना छोटी छोटी दुकानें भी देखने को मिलेंगी और जैसे आप पिस्सू टॉप पहुंचेंगे तो वहां से लंगर की शुरुआत भी हो जाती। तो इस 3 किलोमीटर के फेज में आपको ना सिर्फ दुकानें देखने को मिलेंगी। तो आपको पानी वगैरह लेके चलना है, नीचे से अगर नहीं है तो फिर ऐसे स्टॉपेज पे आपको पानी कोल्ड ड्रिंक सब मिल जाएगा। तो अभी हम लोग कोल्ड ड्रिंक थोड़ा सा पी लें, फिर आगे अपनी यात्रा करते हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, नीचे से इस रास्ते से घोड़े खच्चर वाले लोग आते हैं और पैदल यात्रियों के लिए अलग रास्ता बन गया, जिस रास्ते से अभी हम लोग अपनी ये यात्रा कर रहे थे। इस रास्ते पे सिर्फ पैदल यात्री चलते हैं और नीचे से जो 3 किलोमीटर का सफर है घोड़े खच्चर पालकी वाले, वो सीधे पिस्सू टॉप पे आके निकलते हैं दूसरे रास्ते से। तो ये काफी अच्छी चीज हो गई पिछले 2 सालों से अमरनाथ यात्रियों के लिए। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जगह जगह आपको सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है और जगह जगह ना आपको लोग मिलेंगे जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके गवर्नमेंट की तरफ से खड़े रहते हैं। अगर आपकी सांस फूलती तो आप ऑक्सीजन वगैरह भी ले सकते हैं। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं पिस्सू टॉप। 5-7 मीटर बचा है। उससे पहले ना ये देखिए, अगर आप आते हैं सांस वास फूलती ना, तो यहाँ पे इस बार ना ऑक्सीजन सिलेंडर की रास्ते में आपको उपलब्ध होता है। मतलब किसी की ज्यादा सांस फूलती तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह ले सकते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पिस्सू टॉप। जो आप ये सामने देख रहे हैं इसी को कहते हैं पिस्सू टॉप, जो कि समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और पिस्सू टॉप से नीचे देखने पर पूरी घाटी का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। पहाड़ों के बीच घुमावदार रास्तों पर चलते हजारों श्रद्धालु एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी स्थान पर देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि देवताओं की विजय के बाद राक्षसों के शवों का ढेर यहाँ एक पहाड़ी के रूप में बदल गया, जिसे आज पिस्सू टॉप के नाम से जाना जाता है। और अमरनाथ यात्रा का ये बहुत ही मुख्य पड़ाव हो जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद आपको हर प्रकार की सुविधाएं देखने को मिलती, खाने पीने का आपको यहाँ पे लंगर देखने को मिल जाते हैं, फ्रेश होने के लिए वॉशरूम देखने को मिल जाते हैं, रेस्ट करने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल जाता है। तो ये मेन पड़ाव हो जाता है जब आप नीचे चंदनवाड़ी से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो 3 किलोमीटर बाद आप पहुंचेंगे पिस्सू टॉप। यहाँ पे आप पहुंचिए, अपने लिए प्रसाद ग्रहण करिए, डांस वगैरह करिए, मतलब हर प्रकार से यहाँ पे आपको भोले की भक्ति में खो जाना है। आराम से यहाँ पे कुछ देर रुकिए, विश्राम करिए, फिर यहाँ से आगे अपने अगले पड़ाव की तरफ आपको बढ़ जाना है। तो अभी मैं आपको पिस्सू टॉप की कुछ झलक दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग ना पिस्सू टॉप से आगे आ चुके। पिस्सू टॉप से जब आप आगे आते हैं ना तो आपको थोड़ा सा ढलान और बराबर का रास्ता मिलता है 500-700 मीटर के आसपास। फिर उसके बाद यहाँ से आपको थोड़ी थोड़ी चढ़ाई देखने को मिल जाती है। और यहाँ के बाद का जो पड़ाव होगा ना भाई, वो पड़ाव होगा जोजी बॉल, जो कि यहाँ से ना 3-3.5 किलोमीटर के आसपास है। ट्रैकिंग बहुत ज्यादा टफ यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, जैसे कि पीछे पिस्सू टॉप के लिए मिली थी। तो अभी हम लोग आगे चल रहे हैं। रास्ते की बात करें तो रास्ता भाई बहुत ही अच्छा है। तो ये पिस्सू टॉप से आगे आने के बाद अगर आप घोड़े खच्चर करना चाहते हैं शेषनाग के लिए, पंचतरणी के लिए, गुफा के लिए, तो वो भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ तक आगे थक गए। बाकी कुछ नेचर व्यू दिखाते हैं आपको। ये देखिए भाई, वो रहा पिस्सू टॉप, दिखाता हूँ मैं। वहां से हम लोग ऐसे ढलान पे फिर से हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे हैं ऊपर के लिए। तो ये देखिए, पिस्सू टॉप से जब आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे शेषनाग के लिए, तो उससे पहले भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पड़ता है जोजी बॉल, जो आप लोग को बहुत कम लोग बताते हैं। पिस्सू टॉप से जोजी बॉल लगभग 5 किलोमीटर के आसपास, और ये सफर आपका ना 2 से ढाई घंटे में तय हो जाएगा। उसका कारण है कि ढलान वाला रास्ता मिलता है और काफी आसान रास्ता मिल जाता है आपको जोजी बॉल तक। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं जोजी बॉल। रास्ता बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत अच्छा नेचर व्यू भी आपको देखने को मिलता है जब आप जोजी बॉल के लिए पिस्सू टॉप से जाते हैं। रास्ते पर कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। अगर बरसात मिल जाती है आपको तो फिर आपको कीचड़ वगैरह देखने को मिल सकता है पिस्सू टॉप से जोजी बॉल तक। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जोजी बॉल। जोजी बॉल में आपको यहाँ पे यात्री बहुत ज्यादा नाचते कूदते भोले बाबा की भक्ति में देखने हुए को मिलते हैं। यहाँ पे भी आपको वॉशरूम वगैरह की सुविधा देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको लंगर की सुविधा देखने को मिल जाती है, क्योंकि पिस्सू टॉप से निकलने के बाद 5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यात्री के अंदर थकान आती है, वो थोड़ा रेस्ट मांगते हैं, थोड़ा सा कुछ खाने पीने
के लिए उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए जोजी बॉल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है पिस्सू टॉप के बाद और शेषनाग से पहले। तो आप भी जब जोजी बॉल पहुंचेंगे यहाँ पे आप बहुत अच्छे से एंजॉय करिए, नाचिए कूदिए, डांस करिए, लंगर से प्रसाद ग्रहण करिए, नींबू पानी पीजिए, हर प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं मिलती हैं। और फिर यहाँ से आधे घंटे का रेस्ट लेने के बाद आपको अपनी यात्रा कंटिन्यू कर देनी है। तो अभी भाई ना जाजी पॉल से निकलेंगे आगे के लिए। यहाँ से शेषनाग बसता है 5 किलोमीटर, एमजी टॉप 9 किलोमीटर, पंचतरणी 19, ओली क्यों 25 किलोमीटर का भी सफर हमारा बाकी, मतलब 7 किलोमीटर का ट्रैक लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से भी भाई ना 2 रास्ते हो जाते हैं। जिनको घोड़े खच्चर से जाना है, ये नागरकोटी का टॉप पड़ता है, हाइट बहुत होती है, तो लोग घोड़े खच्चर से यहाँ से जाते हैं। जिनको पैदल जाना है वो दूसरे रास्ते से यात्रा करते हैं। यहाँ पे 2 रास्ते हो जाते हैं, ये घोड़े वाला खच्चर वाला है और ये है जो लोग पैदल यात्रा करते हैं उनके लिए। तो अभी हम लोग तो भाई पैदल यात्रा कर रहे हैं, पैदल ही चलेंगे। तो अभी हम लोग जॉर्जी वॉल से चल रहे हैं नागरकोट के लिए। नागरकोट की चढ़ाई थोड़ी सी टफ हो जाती है भाई, तो यहाँ से बहुत से लोग ना अपने लिए पिट्ठू वगैरह कर लेते हैं। भाई हम लोगों ने किया है 300 रुपए में 2 बैग ये लेके जाएंगे नागरकोटी लंगर से 300 मीटर आगे, जहाँ से शेषनाग झील दिखती है वहां तक। और पालकी के लिए भी यहाँ पे अलग से पालकी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, सिर्फ मेन टफ चढ़ाई के लिए। तो इस तरीके से भी आप यात्रा कर सकते हैं। मतलब कुछ देर आप पैदल चलिए, जहाँ टफ हो भाई वहाँ 4-4, 5-5 रुपए खर्च करके आप वो मेन जो टॉप है वो क्रॉस करते जाइए। तो आप इस तरीके से भी यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से ना जोजी पाल का जो व्यू है भाई ना वो बहुत ही सुंदर। मैं दिखाता हूँ आपको एक बार, ये नजारे देखिए। इन्हीं रास्तों से निकल के भाई ना भक्त पहुंचते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव, जय बोले। ये देखिए भाई, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये हरे भरे बुग्याल और ये कलकल करता हुआ पानी देख रहे हैं आप। और ये यहाँ पे आपको दिखाते हैं फिर भेड़े वगैरह भी भाई ना यहाँ पे ये देखिए चल रही है भाई, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जोजी पॉल से लगभग 1 किलोमीटर जब आगे पहुंचेंगे आप, तो यहाँ से आपको बहुत टफ फेस देखने को मिलता है। टॉप पड़ता है छोटा सा, जिसे नागरकोटी कहते हैं। तो नागरकोटी की टफ चढ़ाई में आपको बहुत आराम अपनी यात्रा करनी है। पानी की बोतल साथ रखना है, पानी पीते चलना है। जगह जगह आपको झरने देखने को मिल जाएंगे, तो पानी आप कहीं से भी ले सकते हो। और नागरकोटी टॉप पहुंचने के बाद नागरकोटी पे भी आपको लंगर देखने को मिलेगा। लंगर में आप फिर से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, नहीं तो फिर सीधे आपको जाना है शेषनाग झील। और नागरकोटी से शेषनाग झील का जो रास्ता है वो काफी आसान हो जाता है। मेन टॉप जो पड़ेगा आपको जोजी बॉल के बाद वो पड़ेगा नागरकोटी। तो अभी हम लोग भाई ना पहुंचने वाले शेषनाग, और शेषनाग ये रास्ता जाता है शेषनाग को। और यहीं पे ना भाई सबसे पहले शेषनाग झील के दर्शन करिए आप लोग वीडियो के माध्यम से। फिर ठीक पीछे शेषनाग झील है और यहीं पे ऊपर वो बेस कैंप बना हुआ है, जो कि लगभग यहाँ से अभी 1.5 से 2 किलोमीटर हम लोग को चल रहा है। और शेषनाग झील से ना एक चीज है, आगे जाने के लिए शायद 2 बजे तक छोड़ते हैं, तो चल के देखेंगे कितने बजे तक आगे जाने के लिए छोड़ते हैं। तो अभी तो भाई 11 बजे है और 1 घंटे में हम लोग शायद वहां तक पहुंच जाएंगे। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। अभी हम लोग शेषनाग के बहुत करीब पहुंचने वाले। उससे पहले आप सभी लोग हमारे वीडियो के माध्यम से शेषनाग झील के दर्शन करिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहते हैं जब प्रभु भोले बाबा माता पार्वती को अमृत का ज्ञान देने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने अपना जो शेषनाग था गले से उतार के यहीं पे छोड़ा था। इसीलिए इस स्थान को शेषनाग झील कहते हैं। और बहुत से यात्री ऐसे भी होते हैं जो सुबह से अपनी यात्रा शुरू करते हैं पहलगाम से, और 2 से 3 बजे के बाद वो शेषनाग पहुंचते हैं तो शेषनाग में ही उनको रुकना पड़ता है। शेषनाग में रुकने के लिए आपको पूरे कैंप की व्यवस्था देखने को मिल जाएगी, खाने पीने के लिए लंगर की व्यवस्था मिल जाएगी, और आपको जो RFID कार्ड है उसकी भी यहाँ पे चेकिंग होती है। और पूरा बहुत बड़ा बेस कैंप यहाँ पे बनाया जाता है भक्तों के लिए। तो कोशिश करिए आप पहले दिन जब अपनी यात्रा की शुरुआत करें पहलगाम से, तो आप हर हाल में 2 बजे तक शेषनाग पहुंच जाए, ताकि 2 बजे तक आप जब शेषनाग पहुंचेंगे तो आपको आगे जाने दिया जाएगा। और आप 3 बजे के बाद पहुंचेंगे तो फिर आपको शेषनाग में ही रुकना पड़ जाएगा। ऐसे में दूसरे दिन की यात्रा तो आपकी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, या तो फिर आप दूसरे दिन बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। आप दूसरे दिन बाबा बर्फानी की यात्रा करके दर्शन करना चाहते हैं तो फिर आपको शेषनाग में बिल्कुल भी स्टे नहीं करना चाहिए। आपको पहले दिन या तो पोषपत्री लंगर या फिर पंचतरणी पहुंचना होता है, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। तो अभी हम लोग शेषनाग से आगे आ चुके हैं भाई। शेषनाग की आगे आने पर आपको छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी देखने को मिलती है, जो कि
घोड़े खच्चर पालकी वालों की होती है। और यहाँ पे भी भाई देखो जाम लगा हुआ है। तो अभी शेषनाग से लोग यहाँ से निकलते हैं सबसे पहले महागुनस टॉप के लिए। जब आप शेषनाग से महागुनस टॉप के लिए निकलेंगे तो इस पूरी पहलगाम यात्रा का सबसे कठिन टॉप हो जाता है महागुनस टॉप, जिसे कि लोग गणेश टॉप के नाम से भी जानते हैं। और अधिकतम जो बर्फ है वो आपको गणेश टॉप पे ही देखने को मिलती है। इसीलिए हमारे हिसाब से यहाँ पे आपको घोड़ा कर लेना चाहिए महागुनस टॉप तक के लिए, जिसमें आपको लगभग 500 रुपए से 750 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। और बहुत आराम से ये जो 3 से 4 किलोमीटर का फेज है वो आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके आपके दो फायदे, एक तो आप महागुनस टॉप की चढ़ाई चढ़ने से बच जाएंगे, और दूसरा यह है कि इस रास्ते पे बहुत ज्यादा आपको कीचड़ भी देखने को मिलता है। अगर बर्फबारी बहुत ज्यादा हुई है, आपको बर्फ बहुत देखने को मिलती है शेषनाग के बाद, तो फिर आपको बहुत ज्यादा कीचड़ वगैरह भी देखने को मिलता है। इसीलिए 90% लोग जो बाबा बर्फानी की यात्रा पहलगाम वाले रास्ते से करते हैं वो यहाँ पे शेषनाग से महागुनस टॉप के लिए घोड़े खच्चर जरूर कर लेते। और अगर आप स्टेपना है, आप आराम से चल सकते हैं, तो फिर आप पैदल भी यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक तो वो लोग जो 2 बजे 3 बजे के पहले पहले अपनी यात्रा करते हैं वो घोड़े खच्चर भी करे थे। और अगर आप बाई चांस रात में रुक गए हैं, आप सुबह सुबह जाना चाहते हो, फिर आपको सुबह सुबह 4 बजे ही जाके लाइन में लग जाना है, क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे ही शेषनाग से आगे जाने के लिए गेट खोला जाता है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं महागुनस टॉप की तरफ और आपको दिखाते हैं महागुनस टॉप। अभी हम पहुंच चुके हैं महागुनस टॉप। यहाँ पे आपको 2 प्रकार की क्लिपें देखेंगे। एक क्लिप वो देखेंगे जब बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है तब कैसा दिखता है महागुनस टॉप, और जब बर्फबारी नहीं होती आप वो क्लिप देख रहे हैं कि जिस समय बर्फबारी नहीं होती जिस साल वो कैसा दिखता है महागुनस टॉप। लगभग 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित महागुनस टॉप अमरनाथ यात्रा का सबसे ऊंचा बिंदु माना जाता है। यहाँ पहुंचकर अधिकांश यात्री कुछ देर रुकते हैं, फोटो लेते हैं और इस उपलब्धि का आनंद उठाते हैं। वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैकिंग कर रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव अमर कथा सुनाते जाते समय इसी मार्ग से गुजरे थे। महागुनस का अर्थ है महान गुणों का त्याग। मान्यता है कि भगवान शिव ने अपने दिव्य गुण और शक्तियों का त्याग यहीं पे किया था, इसीलिए इस स्थान का नाम महागुनस टॉप पड़ा। महागुनस टॉप पर मौसम कभी भी बदल जाता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा समय यहाँ पे व्यतीत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी आप महागुनस टॉप से नीचे आगे की तरफ बढ़ जाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे अमरनाथ यात्रा की सबसे ऊंची चोटी को पार करने के बाद अब शुरू होती है उतराई। आगे हमारा अगला पड़ाव होता है पोसपत्री। यहाँ से सीधे उतरते हुए आप पहुंच जाते हैं पोसपत्री। फिर पोसपत्री से पंचतरणी। पोसपत्री वही स्थान है जहाँ पे इस पूरी यात्रा का सबसे भव्य लंगर लगाया जाता है। इस पोसपत्री के नाम से इस पूरे स्थान का नाम रख दिया गया है पोसपत्री। यहाँ पे भी आपको भंडारे वालों की तरफ से हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। पूरी यात्रा में आपको ट्रस्ट की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं जो रुकने की होती हैं, लेकिन यहाँ पे पोसपत्री लंगर में आपको रुकने की, खाने की, मेडिकल की हर प्रकार की सुविधाएं आपको पोसपत्री लंगर में दी जाती है। अगर आप कम बजट में यात्रा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नाइट स्टे करके अपने 700 से 800 रुपए भी बचा सकते हैं, जो कि आगे आपको पंचतरणी में रुक के देने पड़ते हैं। और अगर आप 6 बजे तक पहुंचेंगे पोसपत्री तो फिर आपको वैसे भी आगे नहीं जाने दिया जाएगा, फिर आप यहीं पे पोसपत्री में अपना नाइट स्टे कर लेंगे। तो यहाँ पे रुकने के 2 फायदे होते हैं, क्योंकि इस माहौल में जब आप रुकते हैं ना तो आपको कहीं ऐसा माहौल देखने को नहीं मिलेगा। और अभी हम लोग पोसपत्री से चल रहे हैं पंचतरणी के लिए। अगर आप पहले दिन पहलगाम से पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं चंदनवाड़ी से, तो आप अधिकतम पोसपत्री या फिर पंचतरणी तक ही पहुंच पाएंगे। इन दोनों में से आपको एक जगह नाइट स्टे करना ही पड़ेगा। और अगर आप बहुत लेट चलेंगे तो फिर आपको शेषनाग में ही पहले दिन का नाइट स्टे करना पड़ता है। लेकिन मोस्टली भक्त जो है वो जाके पंचतरणी में अपना नाइट स्टे करते हैं, क्योंकि दूसरे दिन ताकि वो दर्शन करने के बाद वापस बालटाल पहुंच सके। जब आप पोसपत्री से पंचतरणी के लिए निकलेंगे तो पंचतरणी के जो रास्ते का आपको नजारे देखने को मिलने वाले हैं। चारों तरफ बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में फैला विशाल मैदान और उनके बीच में बहती 5 निर्मल जल धाराएं। यह दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता है। पंचतरणी का नाम यहाँ बहने वाली 5 पवित्र धाराओं के कारण पड़ा है। मान्यता है कि भगवान शिव ने अमर कथा सुनाने से पहले यहाँ पर अपने पंचतंतुओं का त्याग किया था, इसीलिए इस स्थान को पंचतरणी कहा जाता है। लगभग 12,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा कैंप भी माना जाता है। यहाँ हजारों श्रद्धालु रात में रुकते हैं और अगले दिन सुबह बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना होते हैं। सुबह और शाम के समय पंचतरणी का नजारा सबसे अद्भुत होता है। सूरज की पहली किरण जब बर्फीली चोटियों पर पड़ती है तो पूरा क्षेत्र सुनहरे रंग में चमक उठता है। वहीं शाम को बादलों
और पहाड़ों का संगम ऐसा दृश्य बनाता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगर अमरनाथ यात्रा के सबसे सुंदर पड़ाव की बात की जाए तो पंचतरणी का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ पहुंचकर यात्रियों को ऐसा महसूस होता है कि बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा अब बहुत करीब है। पंचतरणी में रात्रि विश्राम के बाद अब यात्रा का अंतिम और सबसे पवित्र चरण शुरू होगा। पंचतरणी में नाइट स्टे करने के बाद सुबह सुबह लोग यहाँ पे स्नान करते फिर निकलते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। पंचतरणी से गुफा की दूरी लगभग 5 किलोमीटर के आसपास की पड़ती है। अगर यहाँ से आप पैदल नहीं जाना चाहते, यहाँ तक थक गए हैं, आपकी सेहत जवाब दे चुकी, तो यहाँ से भी आपको घोड़े पालकी की सुविधा उपलब्ध हो जाती है और आप यहाँ घोड़े खच्चर से भी पवित्र गुफा तक जा सकते हैं। पवित्र गुफा तक जाने तक आपको रास्ते में एक जगह पड़ती है संगम, जहाँ पे बालटाल और पहलगाम वाले दोनों रास्ते एक हो जाते, फिर आगे के रास्ते सेम हो जाते हैं। अगर आप पंचतरणी से बहुत आराम पैदल भी यात्रा करके जाते हैं तो 2 से ढाई घंटे में आप पवित्र गुफा पहुंच जाते हैं बहुत आराम से। घोड़े खच्चर से आप मात्र 50 मिनट में ही पंचतरणी से गुफा के आसपास पहुंच जाते हैं। गुफा से 1 किलोमीटर पहले आपको घोड़े वाले खच्चर वाले ड्रॉप कर देते हैं। और अगर आप पैदल गए हैं तो आप पवित्र गुफा से 1 किलोमीटर अब छोटा सा बेस कैंप बनाया जाता है। यहाँ पे भक्तों को खाने पीने के लिए लंगर लगे हुए देखने को मिलेंगे, आपको नहाने के लिए यहाँ पे बहता पानी देखने को मिल जाएगा, आप गर्म जल ले सकते हैं। आराम से आप पहुंचिए, स्नान करिए, फिर अपना सारा सामान क्लॉक रूम में सबमिट करिए, फिर जाके आपको बाबा बर्फानी के दर्शन कर लेने हैं। दर्शन में आपको 1 से 2 घंटे लग सकता है। अगर भीड़ बहुत ज्यादा है, सोमवार हुआ तो और ज्यादा आपको समय लग सकता है। उसके बाद आप बहुत आराम से अगर 2 बजे तक 3 बजे तक भी बाबा बर्फानी के दर्शन कर लेते हैं, फिर आपको उसी दिन वापस बालटाल पहुंच जाना है, क्योंकि यह पवित्र गुफा के आसपास किसी भी भक्तों को रुकने नहीं दिया जाता। ऐसा कई पीछे कारण है, क्योंकि कई बार यहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाता है, लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए गवर्नमेंट अब पूरी तरीके से बेस कैंप जो पवित्र गुफा से 1 किलोमीटर पहले बनता था, वहां पे पूरी तरीके से भक्तों के लिए नाइट स्टे करने पर रोक लगा दी गई। जितने भी भक्त पहुंचते हैं उनको दर्शन करने के बाद वापस बालटाल आना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपकी पहलगाम वाले रास्ते से पूरी यात्रा कंप्लीट होती है। अगर आप भी 2026 में जा रहे हैं यात्रा पे, कोई सवाल है तो कमेंट करिएगा, आपको तुरंत ही उसका जवाब दिया जाएगा। और कमेंट में सभी लोग हर हर महादेव के जयकारे जरूर लगा देंगे।